नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। रोजगार को लेकर के हरियाणा में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल हाल ही में एक निजी संस्था सीएमआई ने आंकड़े जारी किए हैं। इसमें हरियाणा में बेरोजगारी की दर 34.1% बताई गई है। संस्था की ओर से जारी इस आंकड़े के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। मौके की तलाश में बैठे विपक्ष ने गठबंधन सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। विपक्ष के इस हमले के बाद आज सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने खुद इसका मोर्चा संभाला और मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ विपक्ष को जवाब देते हुए गलत तथ्य पेश न करने की नसीहत दी। तो बड़ी बहस में सबसे पहले आज मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, वो बयान आपको सुनवाते हैं। जो कांग्रेस के मित्र हैं, एक अविश्वसनीय जिसको कहना चाहिए एक मैगजीन के आंकड़ों के आधार पर जितना वो झूठ बोलने का काम उन्होंने कर रखा है शुरू में, और वो है सीएमआई की जो एक मैगजीन का वो आंकड़ा बार बार देकर के बेरोजगारी का विषय करते हैं। बेरोजगारी के बारे में जो मैं आज अधिकृत आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, तो बेरोजगारी की बात अगर मैं करता हूँ तो इसमें 18 साल से 58 साल तक की जो आयु के लोग हैं वो इसमें 1,72,96,000 हैं, अर्थात 1,73,00,000 मोटा मोटा माने कि ये 18 से 58 वर्ष आयु के कुल जनसंख्या है। अगर उसमें हम अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या गिनते हैं तो 10,59,530 है। और ये वो है जिन्होंने अपने आप कहा है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन से बड़ा तो आंकड़ा नहीं हो सकता कोई। बाकी तो सबने सेल्फ डिक्लेयर किया है और सबका आंकड़ा हमारे पास है। केवल 18 से 58 का आंकड़ा अगर बताता हूं कि 1,72,96,000 में से 10,59,530 लोग ये अनएम्प्लॉयड अपने आप को कह रहे हैं, जो 6.1% बनता है। और अगर मैं टोटल आबादी का भी ले लूं 0 से और 100 ईयर्स तक का भी, तो उसमें 4% बनता है, 4 पॉइंट समथिंग ये परसेंट बनता है। तो टोटल का लेने का कोई कारण नहीं है। केवल जो एम्प्लॉयबल जो संख्या है उसमें से जो अनएम्प्लॉयड जो हैं और जो अपने आप को अनएम्प्लॉयड कहते हैं वो संख्या 6.1% है। तो ये तो हमारे पास एक परिवार का आंकड़ा है। और अगर वो कोई 1,500 का सैंपल लेकर के इधर के उधर के ला करके, या फिर उसमें भी तरह तरह के अपने फैक्टर लगा करके और 34% कैसे वो करते हैं, जिस प्रदेश का 34% अनएम्प्लॉयड यूथ हो जाएगा उस दिन क्या बनेगा आपको पता है, मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता। तो ऐसे आंकड़ों में केवल मैनिपुलेशन करके और राजनीतिक उसमें से हेतु निकालने का ये जो प्रचलन है, मैं इसको भी अच्छा नहीं मानता। राजनीति में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तथ्य है, तथ्यों को तथ्यों के आधार पर रखेंगे तो तभी उसका कोई एक विषय ठीक से बनेगा। देखिए, अभी तो हम पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं और सीएमआई को भी मैं जरूर कोई इसका विषय हम एजी साहब से बात करेंगे कि इसके नहीं, अब इस बार मैं एजी साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तब भी करें। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के राज में नौकरियां खरीदी और बेची गई हैं। प्रदेश का युवा उदासीन हो चुका है। हमारे वक्त एक भी कंप्लेंट इस किस्म की नहीं थी कि किसी एक व्यक्ति ने कोई एक नया पैसा देकर के नौकरी प्राप्त करी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद काट करके आए, लेकिन जो उन्होंने टीचर भर्ती किए थे उनकी सबकी आज प्रमोशन हुई है। आज तो ऐसी हालत है, कांग्रेस के राज से लेकर के अब तक नौकरियां बिकी है और अब तो शरेआम अटैचियां पकड़ी गई। आज जिस ढंग से नारे तो दिए जाते थे, कहा तो ये जाता था कि हम बेरोजगारी खत्म कर दें, लेकिन आज हरियाणा का युवा सबसे ज़्यादा उदास है। आज सबसे ज़्यादा अनदेखी है तो युवाओं की है। हमारा राज बनने के बाद हमारा एक फैसला है कि हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अगर कोई नौकरी से वंचित रह जाए उसको 15,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो युवा मायूस ना हो। छोटा सा 1 लाख। चलिए, आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला और अहम यही है कि बेरोजगारी के आंकड़ों पर आखिर सियासत क्यों गरमाई हुई है, या फिर इन आंकड़ों को लेकर के आखिर ये सवाल क्यों है।
आंकड़े पेश करने वाली जो संस्था है, आखिर उसको ही लेकर के सवाल क्यों उठने लगे हैं? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसी के ऊपर ये जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो दरअसल सही नहीं है। और आज इन्हीं तमाम सालों के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। वेणु अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत। रजत मंजेठा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। रजत मंजेठा जी, आपका स्वागत है। और अखिल स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। अखिल स्वामी जी, आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि जो आंकड़े रखे गए खासतौर से सीएमआई की तरफ से, उन आंकड़ों में ये कहा जा रहा है कि 34%, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये 6.1% है। दरअसल ये आंकड़े ही गलत पेश किए जा रहे हैं। कैसे देखा जाए कि जो आंकड़ों को लेकर के अब सवाल उठने शुरू हो गए? देखिए, जिस संस्था के आंकड़ों का आप जिक्र करते हैं, CMIE, इस संस्था का प्रोफाइल, इसका चरित्र, इसका बायोडेटा अगर आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आंकड़े ये तथ्यों पर, सत्य पर, शोध पर आधारित होने के बजाय ये प्रोपेगेंडा के लिए, कांग्रेस के नैरेटिव के लिए तैयार किए गए आंकड़े हैं। CIE नाम की जो संस्था है, ये बेसिकली इसके जो ऑनर हैं, इसके वर्तमान के जो चेयरमैन हैं, और एक निजी कंपनी है, एक परिवार की कंपनी है। अजय शाह हैं, महेश व्यास हैं। ये एक परिवार के कुछ सदस्यों की कंपनी है, मुंबई आधारित, जो ये रोजगार के आंकड़े पेश करने का कारोबार करती है। और इस तरह से इसका इतिहास अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर इसने जब से ये चर्चा में आई है तब से आज तक कांग्रेस के IT सेल की तरह काम किया है। महेश व्यास ऐसे महापुरुष हैं जो कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र बनाने की वाली जो टीम थी, उसके आधिकारिक रूप से सदस्य थे। महेश व्यास 2009 से लेकर आज तक बिजनेस स्टैंडर्ड नाम के पत्रिका में, समाचार पत्र में निरंतर इकोनॉमी पर लिखते रहे हैं। और जब जब लिखा है उन्होंने, जब जब कांग्रेस संकट में आई, जब जब कांग्रेस पर सवाल उठे, वो कांग्रेस के बचाव में आकर खड़े हो गए। तो जो कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाते हो, जो जिस कंपनी के एक डायरेक्टर, मालिक अजय शाह, वो एक बड़े स्कैम में मुख्य आरोपी हो, CBI द्वारा जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई हो, उसके दिए हुए आंकड़े को आधार बनाकर भ्रम फैलाना और सरकार की छवि को मलिन करने का प्रयास करना, ये आपराधिक षड्यंत्र है। जो बात आज मुख्यमंत्री जी ने कही है कि वो एडवोकेट जनरल महोदय से भी चर्चा करेंगे कि इस कंपनी के खिलाफ हरियाणा सरकार की खासतौर पर छवि खराब करने के आरोप में कोई आपराधिक मामला दर्ज क्यों न कर दिया जाए। वेणु अग्रवाल जी, एक तो झूठ का पुलिंदा है, मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं, और वीरेंद्र चौहान जी तो बता रहे हैं भाई उस कंपनी का इतिहास भूगोल क्या है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक तो 34% बता रही है जिस रिपोर्ट का आप लोग हवाला दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये तो 6.1% है। मतलब कहीं से कहीं कोई मैच ही नहीं है। चलिए वेणु जी, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या में दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन उससे पहले रजत जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अभी हम लोग अभय चौटाला जी को भी सुन रहे थे। कांग्रेस बीजेपी दोनों लोग इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रदेश का जो युवा है दरअसल वो उदासीन हो चुका है। आंकड़े आप चाहे 34% मान लें या जो सरकार कह रही है उसको ही क्यों ना मान लें। कैसे देखते हैं ये जो आंकड़े को लेकर के अब इस समय हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर सियासत हो रही है? देखिए, जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, मेरी समझ से बाहर है कि भाजपा या तो पूरी तरह अपडेटेड नहीं है, और अगर अपडेटेड नहीं है तो मैं इनको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वहाँ 4.9% है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, 5% है। गुजरात में अब ये दिलचस्प यहाँ ये हो जाता है कि जो सबसे कम बेरोजगारी है वो भी भाजपा के वो जो है स्टेट्स हैं, वो गुजरात में 1.6 और कर्नाटक में 1.4% है।
मध्य प्रदेश में 3.4 है, हिमाचल में 9.4 है, असम में 5.8 है। और अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस का ये द्वारा किया गया है, तो जो दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो कांग्रेस के प्रदेश में है, वो राजस्थान के अंदर 27.1% है। तो ये भाजपा की और ये मनोहर लाल खट्टर जी का मुझे समझ में नहीं आता, इनको कौन अपडेट करता है। कम से कम पूरे सारे आंकड़ों के ऊपर नजर घुमा लेते तो अच्छा था। ये तो सरकार की मानी हुई बातें कि प्रति व्यक्ति आय घटी है, महंगाई दर बढ़ी है, ये तो सरकारी है। जो ये 2.1 है, मैं नहीं मानता इससे भी ज्यादा बढ़ी होगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी की। मनोहर लाल खट्टर जी, आप क्या पेपर लीक, HPSC, HSSC जो भी चल रहा है पिछले अटैची लेके सारा कुछ सामने आ गया। 28-29 बार पेपर लीक हो गया, 1 लाख रुपए के अंदर आपकी आंसर की आती है, वो भी सिर्फ सिपाही की। सब इंस्पेक्टर की भर्ती में क्या हुआ, डेंटल सर्जन, HCS जुडिशियल तक की, यानी जज तक बेचे जा रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा। देखिए, चलो मान लिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सिपाही की भर्ती पे 5,500 पोस्ट थी, उसके लिए 5,500 पोस्ट के लिए 8 लाख बेरोजगार आवेदन पत्र दाखिल करते हैं। 8 लाख केवल 5,500 के लिए, उसी की रेशो लगा लीजिए। अभी मुझे ये समझ नहीं आता, ये 65 करोड़ की इन्होंने संख्या, अरे हरियाणा की पॉपुलेशन ही 2.25 करोड़ की है सारी की सारी। आप पता नहीं कौन से 65 करोड़ की संख्या ले आए, फिर 2 करोड़ 98 लाख की लेके आए, फिर 10,59,530 मुख्यमंत्री जी के हिसाब। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता, मैंने तो सिर्फ एक भर्ती बताई है। नहीं पंजेटा जी, 65 करोड़ का कौन सा आंकड़ा है? करना चाहता हूँ जी। मुख्यमंत्री जी ने अभी कोई दिया 65 करोड़। 65 करोड़ नहीं होगा, 65 करोड़ तो बहुत हो गया। हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है, वो सुनने में हो जाता है, थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है। नेहरा जी, एक सेकंड, एक करके। वेणु जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? लेकिन अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है पंजेटा जी, बहुत जल्दी से समाप्त करें। वेणु जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पंजेटा जी कंप्लीट करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो स्वीकृत मुझे सारे जाना है वो 1,37,895 है, और अभी भी 14,000 PGT की, 20,000 TGT की, 5,000 JBT की, लगभग 46,000 से भी ज्यादा पद जो हैं स्वीकृत होने के बाद भी वो खाली पड़े हैं। ठीक है, और चलिए अखिल जी कह रहे हैं कि उनको 8:30 बजे शायद कहीं जाना है, तो मैं पहले सवाल उनसे ही ले लेता हूं। अखिल जी, एक एजेंसी ये कहती है, CMI, जिसकी रिपोर्ट कहती है कि भाई 35% के आसपास बेरोजगारी की दर है प्रदेश के अंदर। सरकार आज काउंटर करती, कहती है कि 6.2% है। ये तो आंकड़े की ये जो पूरी हम लोग एक तरीके से देख रहे हैं सियासत है, इसको कैसे देखा जाए और असल वस्तु स्थिति आप कैसे देखेंगे? एक अर्थशास्त्री होने के नाते थोड़ा आप समझाएं। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि चाहे वो CMI हो, चाहे कोई भी स्रोत हो, उस पर विश्वास करने से पहले देखिए, कोई भी सांख्यिकी में स्रोत आंकड़े एकत्रित करने के 2 तरीके हैं। एक है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, एक है प्राइमरी इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में बाजीगरी हो सकती है, क्या तभी इतना बड़ा अंतर है। एक तरफ 6% की बात हो रही है, एक तरफ 34% की बात हो रही है। अगर हम प्राथमिक स्रोत की बात करें, अगर हम ये बात करें कि क्या हमारे बच्चों को नौकरी में बढ़ोतरी मिली है, वेतन बढ़ोतरी मिली है, क्या उनको नई नौकरियां मिली हैं, क्या आज उनके पास ये विकल्प है कि एक नौकरी छोड़ के वो दूसरी नौकरी पे जा पाए, क्या ये संभव है? क्या GDP का और नेशनल इनकम का रोजगार से कोई सीधा संबंध है? मेरे हिसाब से है। अगर GDP 2 साल से कांस्टेंट है, अगर नेशनल इनकम नहीं बढ़ी है, अगर सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई है, तो ये मानना असंभव है कि बेरोजगारी कम हुई। ये तभी संभव है जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो जो सर्विसेज सेक्टर है, वो जब से सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन करता है। देखिए, रोजगार और बेरोजगारी एक ऐसा तत्व है जो जितना ज्यादा दिखाता है उससे ज्यादा छिपाता है। आपको 50,000 की तनख्वाह मिल रही थी, अब आपको 10,000 की तनख्वाह मिल रही है। एक व्यक्ति जो 50,000 की नौकरी कर रहा था, ठेला लगा के 10,000 रुपए महीने कमा रहा है, रोजगार है उसके पास। लेकिन अगर ये सोच सही है कि 97% लोगों की इनकम या तो कम हुई है या कांस्टेंट हुई है, और केवल 3% लोगों की तनख्वाहें और इनकम बढ़ी है, और मेरा विचार ये है कि जो 3% लोगों की इनकम बढ़ी है वो लोग हैं वो जो शेयर मार्केट में हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल के अंदर शेयर मार्केट डबल हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से लोगों की नेटवर्थ बढ़ी है, और जो शेयर मार्केट में 4% लोग भारत में थे उनकी इनकम बढ़ी है।
क्या डिस्पैरिटी कम हुई है या डिस्पैरिटी बढ़ी है? देखिए, मैं किसी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये मानता हूं कि जो गरीब से गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, क्या उसकी आय में बढ़ोतरी हुई? हम लोग पोर्टर्स मॉडल में चौथे और पांचवें पॉइंट पे बात करते हैं बार्गेनिंग पावर। क्या बार्गेनिंग पावर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में है, जब मैं जवान था, जब मैं नौकरी करता था, तो एम्प्लॉय के पास बार्गेनिंग पावर थी। मैं एक यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी में नौकरी करने जा सकता था क्योंकि मेरे पास 4 विकल्प हमेशा खड़े रहते थे। आज मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा निजी अनुभव है, कि लोग नौकरी इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है। इसलिए जो बार्गेनिंग पावर है वो एम्प्लॉयर के पास है। एम्प्लॉय जो है वो बेचारगी की स्थिति में है कि वो नौकरी नहीं छोड़ सकता, चाहे उसकी वेतन कटौती हो, चाहे उससे 6 दिन काम कराएं या 7 दिन काम कराएं, क्योंकि इसलिए कि उसको अपने बच्चे पालने हैं, उसको ईएमआई देनी है, उसको सारी सुख सुविधाएं जिसका वो अभ्यस्त हो चुका है मिडिल क्लास, उसको उसकी भर पूर्ण करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, जब तक सर्विसेज सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट जो पिछले 2 साल में बुरी तरह पिटे हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा नौकरी प्रोवाइड करती है, जब तक एमएसएमई नहीं बहुत ज्यादा उभर पाएगा, मैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़ता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होता, क्योंकि इन लोगों का बीच में आपस में तारतम्य है, इनके बीच में कोरिलेशन है। अखिल जी, कुल मिलाकर के आपने जो बेसिक फैक्ट उठाए उसका जवाब बीरेन जी से मैं लूंगा, लेकिन वेणु जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? वेणु जी, आपकी ऑडियो अभी भी मुझ तक नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या। अमित नेहरा जी, आपका एक रिएक्शन चाहता हूं, क्योंकि देखिए अखिल स्वामी जी ने तो अपना एक अर्थशास्त्री होने के नाते इसका विश्लेषण कर दिया, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ये जो आंकड़ों को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि इस समय प्रदेश के अंदर जो सियासत है वो गरमाई हुई है, कैसे देखते हैं? एक 34% बता रहा है, कह रहे हैं कि 6 कुछ फीसदी है। देखिए आयुष, आवाज मेरे पास भी इतनी बढ़िया आ नहीं रही, सिर्फ आपकी थोड़ी सी आवाज आ रही है, थोड़ी सी ठीक ठाक। बाकी पार्टिसिपेंट्स ने क्या कहा है वो सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैं अपनी तरफ से, अगर आपके पास मेरी आवाज आ जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अमित जी, अपनी बात रखें जी। तो बात ये है आयुष, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो ये बेरोजगारी है ये कोई राज्यव्यापी समस्या नहीं है, ये देशव्यापी समस्या भी है और ये विश्वव्यापी समस्या भी आज के दिन। और देखिए, अगर अमेरिका को भी उठा लिया जाए, उधर जो यूरोप के देश हैं उनको भी देख लिया जाए, तो वहां पे चुनाव में मुद्दा बनता है बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। पहली बात तो ये है, तो उसमें ये तो गुरेज नहीं होना चाहिए हमें मानने में कि यहाँ भी बेरोजगारी है, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर बात हो सकता है कि कम ज्यादा हो, उसमें गलतियां हो, ठीक है ना, लेकिन ये है कि हाँ, अगर मान लिया इतना ज्यादा विरोधाभास है, तो अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 6% है और एक संस्था ये कह रही है कि हमारे यहाँ 33% है, तो उसमें बहुत सारा एक लगभग 5-6 गुना का फर्क है। तो वो देखिए, उसमें कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है ना, या तो सरकारी आंकड़ों में दिक्कत होगी या फिर उस संस्था के आंकड़ों में दिक्कत होगी। तो ये तो देखना सरकार का काम है या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो देखे। लेकिन ये तय है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, देखिए इसको मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एनएसएस जो है उसका मैंने जो पढ़ा आज दिन में, तो उन्होंने राष्ट्रीय जो औसत बताई थी, पिछले साल जो आंकड़े हुए थे, इस साल तो जारी नहीं हुए हैं, 2021 में सितंबर में, तो राष्ट्रीय जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 13% के आसपास उन्होंने बताई थी। हरियाणा का कितना है देखिए मुझे नहीं पता, एनएसएस ने क्या बताया, लेकिन वो 13% उन्होंने राष्ट्रीय औसत बताया। दूसरी बात ये है कि बेरोजगारी है क्या चीज, बेरोजगारी के भी अलग अलग मायने हैं। भाई हर आदमी को रोजगार मिलना, एक तरह से ये हुआ कि रोजगार लगे, लेकिन सही बात ये है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए पढ़ा है, जिस काम के लिए योग्य है, वही काम मिले तो उसको कहेंगे कि रोजगार मिल गया। अब देखिए, पिछले दिनों में एक बड़ा वो हजरतगंज का मामला आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप पकोड़े बेच सकते हो। मान लिया अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके पकोड़े बेचे या कुछ और संकाय का
व्यक्ति किसी दूसरे में जाके काम करे तो उसकी मजबूरी होती है, उसको हम रोजगार नहीं कह सकते। तो ये चीजें क्या है कि उसके लिए ये नहीं कि ये सरकार दोषी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसके लिए वेणु जी, वेणु जी, ठीक है वेणु जी, हमारा सिस्टम दोषी है। ठीक है वेणु अग्रवाल जी, रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दे। ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले वेणु जी, वेणु जी, वेणु जी एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट करें आप। ठीक है वेणु जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, मुझे लग रहा है आज कुछ तकनीकी समस्या। वीरेंद्र जी जवाब दें अब आप। आयुष भाई, अखिल स्वामी जी ने एक बात कही कि जीडीपी का और रोजगार का सीधा संबंध है। मैं स्वामी जी की तरह तो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैंने थोड़ा सा अर्थशास्त्र पढ़ा है कॉलेज में, और उतने से मैं अखिल स्वामी जी के नेड़े तेड़े पासंग भी नहीं पहुंच पाता हूं। परंतु यह सरल सी बात है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है। मैं CMIE के आंकड़ों को चुनौती देता हूं आपके चैनल पर इसी आधार पर कि कोरोना के संकट के दौरान जब सारी दुनिया में जीडीपी नीचे गई, हमारी भी गई, बेरोजगार भी हुए लोग, काम धंधे भी ठप हुए, लेकिन उस मंदी कह लीजिए, उस बेरोजगारी के दौर के बाद वी आकार में हमारी जीडीपी बढ़ी, यानी तीव्र गति से भारत की अर्थव्यवस्था ने रिकवरी के लक्षण दिखाए, आंकड़े ये कहते हैं। तो जब भारत की जीडीपी बढ़ी, वी की शेप में वापस लौटी, तो कांग्रेस की आईटी सेल अर्थात CMIE के आंकड़े नहीं लौटे, वो तब भी भारत में बेरोजगारी बढ़ा ही रहे थे। ये सरल सी बात, सरल आम आदमी की भाषा में जो मुझे समझ में आती है और जो CMIE के चरित्र पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये बात मेरे मन में आदरणीय अखिल स्वामी जी को देख करके, उनकी बात को सुन करके समझ में आई। मैं अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ ना हूं, ना मैं दावा कर रहा हूं। दूसरी बात यह कि हम CMIE के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं, उसके आधार पर डिबेट कर रहे हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा इतना भयंकर हो गया। सारी दुनिया में संकट आया, देश में, दुनिया में, जैसे अमित नेहरा जी ने कहा, समस्या आई, तो इतना तो अंतर हो सकता है कि बेरोजगारी का आंकड़ा मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, वो एक दूसरे से 1, 2, 4% ऊपर हो, लेकिन इतना अंतर जितना CMIE ने दिखाया, इतना अंतर केवल और केवल तब आ सकता है जब या तो आपकी आंकड़े इकट्ठे करने की प्रक्रिया गलत हो, आपसे प्रोसीजरल मिस्टेक्स हुई हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। और दूसरा कारण, दूसरी वजह, ये हालत या इस तरह के फर्जी आंकड़े सामने आने की यह हो सकती है कि आपकी मानसिकता ही पॉल्यूटेड है। आपका तो एजेंडा ही ये है कि आपने एक नैरेटिव चलाना है। एक तो मैं कोशिश कर रहा हूं वेणु जी का एक रिएक्शन आ जाए, क्योंकि वेणु जी सुन पा रहे हैं। प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए। जब CMIE नाम की कोई संस्था पैसे लेकर के एक नैरेटिव के लिए आंकड़े प्रस्तुत करे, तो हमारी बिल्कुल ड्यूटी बनती है कि उसके क्रेडेंशियल्स को चैलेंज करें। नहीं बिल्कुल करिए वीरेंद्र जी, आपको करना चाहिए ना। इसीलिए तो मैंने ये सवाल पहले ही पूछा कि 35% और 6.2% में तो कोई तारतम्य ही नजर नहीं आ रहा। कोई बीच का डाटा होता तब भी हम लोग समझते हैं। एक कह रहा 35%, आप कह रहे हैं 6.2%। एक फेक फर्जी डेटा के आधार पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा आदरणीय स्वामी जी। ठीक है ना, इसमें तो जरूरी है ना। आप कह रहे हैं फर्जी है तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए ना, क्योंकि वो आंकड़े तो फ्लोट हो रहे हैं ना। अखिल स्वामी जी से मैं समझता हूं, पहले 1 सेकंड में आ रहा हूं। वेणु जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। अखिल जी बहुत जल्दी से रिएक्ट करिए जो बात अभी वीरेंद्र जी ने कही। तब आएगी ना, जब आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मेरी आवाज कैसे आ जाएगी बताइए।
वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी को बोलने तो दीजिए महाराज। नहीं, मैं कह रहा हूँ वेणु अग्रवाल जी की आवाज नहीं आ रही मुझ तक। वीरेंद्र जी ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी सी बाध्यता ना। अखिल जी का मैं एक रिएक्शन लेता हूँ। अखिल जी, देखिए, मैं किसी संस्था के क्या व्यक्तित्व के किसी को फर्जी नहीं कहूंगा। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं केवल एक अर्थशास्त्र का छात्र हूं, विशेषज्ञ नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि देखिए, वास्तविकता क्या है, ये वी शेप रिकवरी नहीं है, ये के शेप रिकवरी है, जहां पे कुछ सेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर बहुत अच्छा चला है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चला है, फार्मास्यूटिकल बहुत अच्छा चला है। जरा आप टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है और जो एविएशन इंडस्ट्री के उनके कर्मचारियों के दिल से पूछिए, पिछले 2 साल से उन्हें 2-3 महीने का टाइम मिला पैसा कमाने का, और फिर अब कोरोना का भय उनको सता रहा है। तो ये के टाइप रिकवरी है। अगर आपकी इकोनॉमी एक साल 8% घटी और दूसरे साल 8% बढ़ी, तो 2 साल में आपकी अर्थव्यवस्था वही रही जहां 2 साल पहले थी। एग्रीड, इसमें कोई विवाद नहीं। लेकिन कोई ये कहे कि हम वहीं खड़े हैं जहां गिर करके गए थे, तो चोरी है ना उसमें। स्वामी जी, उसमें षड्यंत्र है ना उसमें। सर, मेरा एक निवेदन ये सुने, अमेरिका, यूरोप, दूसरे देशों ने क्या किया और हमने क्या किया और क्या नहीं किया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अमेरिका ने एक व्यक्ति को $1250 पर मंथ दिया, घर बैठे दिया। इंडस्ट्री को डिमांड नहीं कम हुई, लोगों ने घर में परचेजिंग की। यूरोप और इटली में और जर्मनी में उन्होंने लोगों की नौकरियां बचाई। प्रश्न ये है कि डिमांड तभी क्रिएट होगी जब इंडस्ट्री पनपेगी, और इंडस्ट्री तब पनपेगी जब लोगों के हाथ में डिमांड होगी, जब परचेजिंग पावर होगी। और परचेजिंग पावर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के पास होनी चाहिए। अगर अमीर की इनकम बढ़ेगी तो वो परचेजिंग नहीं करता है, वो सप्लाई क्रिएट करता है। डिमांड क्रिएट करने के लिए गरीबों के हाथ में पैसा होना चाहिए। हैंड होल्डिंग जो होनी चाहिए वो गरीब की होनी चाहिए। यह महात्मा गांधी ने कहा था, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। ठीक है, चलिए, बड़ी बात कही आपने। वेणु अग्रवाल जी, एक बार अनम्यूट कर लें आप। चलिए वेणु जी, मुझे लग रहा है कि शायद आज आपसे संपर्क पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। रजत मंजेटा जी, ठीक है, मैं लीड कर जाऊं। देखिए आयुष, मैं जो आज जिक्र हुआ है उन सब बिंदुओं को मैं छूना चाहूंगा। निश्चित तौर पे सर, बिल्कुल अखिल जी आप जा सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, पंजेटा जी आप कंटिन्यू करें। हाँ जी, देखिए, जो अभी हमारे अर्थशास्त्री बैठे थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि $1200 जो है यूएस में दिया गया, और $1.9 ट्रिलियन का रेस्क्यू पैकेज था कोरोना का, जिसके अंदर 6 साल से कम उम्र के बच्चों को $250, 6 से 17 साल की उम्र के बच्चों को वहां पे $500 और $700 तक दिए गए। और वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर था, वो हमारी तरह 20 लाख करोड़ का जुमला नहीं था जो किसी को भी नहीं मिले। बाकी मैं बताना चाहूंगा, अभी इन्होंने जीडीपी की बात करी तो 3.2% तो हमारी कोरोना काल से पहले ही जीडीपी गिर चुकी थी। हमारी 29.4 माइनस में गई, और हमारी कृषि क्षेत्र ऐसा था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। आज हमारी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, जबकि हमारा कृषि जो हमारा सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, क्योंकि वो निचले तबके को भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो है। आज कृषि की भी कमर तोड़ दी गई है, ना कहीं खाद मिलती है, ना यूरिया मिलता है, ऊपर से डीजल के दाम बढ़ गए हैं। वो कृषि क्षेत्र का भी बुरा हाल कर दिया है। अब जो नेक्स्ट फिगर्स आएंगी वो भी चौंकाने वाली होगी। अभी जाएगा, हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास की जो है वो इनकम घटी है। बहुत जगह महंगाई बढ़ी है और इनकम घटी है, और बेरोजगारी की दर अभी से नहीं है। अब प्रशांत किशोर कहाँ से आंकड़े जुटाते हैं, ऐसा तो है नहीं। आयुष चित्राज की ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं जो सीएमआई के आंकड़े कोट करते हैं, सारे न्यूज़पेपर में छपता है। टीओआई है, ट्रिब्यून है, हिंदुस्तान टाइम्स है। फिर तो ये सारे के सारे अखबारों को भी नहीं इनकी विश्वसनीयता पे मतलब सवाल या निशान उठाने चाहिए। ये न्यूज़पेपर्स क्यों छापते हैं इसकी रिपोर्ट? और अगर कहीं से प्रशांत किशोर कहीं से भी आंकड़े ला रहे हैं, नहीं ला रहे, वो आज किसी पार्टी में है, किसी और पार्टी में, ये न्यूज अगर कोई जर्नलिस्ट भी है या कोई न्यूज चैनल है, हम उसके ऊपर थोड़ी ना सवाल उठा लेंगे कल को कि वो आंकड़े कहाँ से ला रहा है, कोई नहीं ला रहा है। अगर अलग अलग चैनल में अलग अलग आंकड़े आएंगे तो अलग बात है। हरियाणा की जो जहां तक बात है, हरियाणा के संदर्भ में कहूंगा कि हरियाणा लगातार कोरोना काल से पहले भी ऊपर ही बना हुआ है, पहली या दूसरी पायदान, और ज्यादा से ज्यादा पहली पायदान पे। हरियाणा से कोई विशेष तौर पे कोई ऐसा नहीं मैं मानता, क्योंकि जो मैंने सबसे कम
बताएं, वो 2 हमारे 7-8 तो मैंने गिना दिए, वो सारे बीजेपी के रूल स्टेट्स हैं, और सबसे कम कर्नाटक में और गुजरात में 1.6 और 1.4% है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस वालों को उन्होंने बिल्कुल नहीं, लेकिन यही बात तो वीरेंद्र जी ने कही थी ना पंजेटा जी। देखिए ठीक है, मान रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि 1-2% का इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक 35% बताए, और वो आंकड़ा है या 6% जो गवर्नमेंट रख रही है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि इतना लंबा वेरिएशन कैसे हो सकता है। कुछ तो तारतम्य होना चाहिए ना, कोई तो बीच का एक आंकड़ा हो जिस पर आदमी भरोसा भी कर पाए। लगातार कभी 27, 28, कभी 32, कभी 30, कभी 18, ऐसा चेंजेस फ्लक्चुएशन पिछले 2 साल के मैंने कंपेयर किया। अभी 27.1 है राजस्थान के अंदर। हरियाणा के अंदर आप ये देख लीजिए, भर्तियां मैं अगर आपको बताने लग जाऊं, आप ये देखिए, नहर पटवारी, ग्रामीण सचिव, पटवारी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, उसके बाद वेटनरी सर्जन, सुपरवाइजर है फीमेल का, इंस्पेक्टर का, इलेक्शन तहसीलदार है, कहीं फायर डिपार्टमेंट ड्राइवर की है, कहीं पीजीटी की है, संस्कृत की, कहीं एडीओ 500 पोस्टें वो रद्द कर दी गई, एसएडीओ की, सब डिविजनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। और इसलिए आपको लग रहा है कि ये 37% का जो आंकड़ा है उसको मान लेना चाहिए। और जो भर्तियां भी हैं, नहीं देखिए, उसकी वजह से नहीं, आवेदन पत्र देखिए ना कितने आते हैं, 5000 पोस्टों के लिए 8 लाख आवेदन पत्र। नहीं, वो रेशियो तो आपने पहले भी पूछा था, ठीक है, मैं उसका जवाब ले लूंगा। कि नेहरा जी, 37% वाली बात को क्या माना जा सकता है कि हरियाणा के अंदर स्थितियां इतनी ज्यादा विकट है कि हम ये मान ले कि 37% अगर कोई संस्था कह रही है कि यहाँ पे बेरोजगारी की दर है 34.1। देखिए, मेरे पास ज्यादा आवाज आ नहीं रही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो भी कहूंगा आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी किसी की पार्टिसिपेंट की बात मुझे नहीं सुनाई दे रही। बात की है, इस राजनीति जो होती है वो सूद और कसूद की होती है, ठीक है ना। तो उसमें विपक्ष को अगर सूट करता है 35% आंकड़ा, लेकिन सत्ता पक्ष को सूट करता है 6% आंकड़ा। वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीजें ऑथेंटिक नहीं होती। आप ना तो इसको 35% को ऑथेंटिक मान सकते, अगर आप 35% को ऑथेंटिक नहीं मान सकते तो आप 6% को भी ऑथेंटिक नहीं मान सकते। इसके लिए क्या है कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा भाई, जो सही सर्वे हो वो आप करवाएं। लेकिन बात ये है कि आप सर्वे में रखा क्या है, आप देख लीजिए, आप गुड गवर्नेंस में रोजगारों की जो संख्या है, अवसर है, वो बढ़ाए। अब देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट एक काम तो किया है, वो 75% जो आरक्षण देने का जो स्टेट में, लेकिन वो हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया। वो देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम एक ब्रॉडर वे में, एक व्यापक रूप में देखें तो ये एक तरह से, वैसे फेडरल सिस्टम पे तो एक क्वेश्चन मार्क लगाता ही है, प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है, क्योंकि देखिए कई उद्योग ऐसे हैं उनको एक स्किल, खास तरह की स्किल लेबर चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तरह से आप जो संघीय ढांचा है उसको तो थोड़ा सा आप चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना अपने देश में रोजगार के जो अवसर है वो इतने बढ़ा दिए जाए कि किसी को जरूरत ही ना पड़े कि अपने यहाँ 75 देना है, कोई कल को कहेगा कि हम 90% देंगे। तो एक जो आवागमन है, जो एक देश की जो एक जो होता है ना कि एक आप देखते हैं देश को समग्र रूप से, तो उससे कहीं ना कहीं आ जाती है। तो मेरा तो कहना यही है कि भाई इस पे हम ना जाएं कि कौन सा डाटा सही है, कौन सा डाटा गलत है, ठीक है ना। भाई डाटा अगर आपको देखना ही है तो आप मान लिया ग्रेजुएट लेवल की आप सरकारी भर्ती निकाल लीजिए, उसमें जो आवेदन आएंगे उससे पता चल जाएगा आपको कि कितने बेरोजगार हैं। मैट्रिक लेवल की निकालेंगे, एक बड़ी भर्ती निकालेंगे तो उसके आवेदनों से पता चल जाएगा। तो इसमें कोई वो नहीं है, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई ज्यादा इसमें चर्चा करने की आवश्यकता है कि कौन सा डाटा सही है, कौन सा डाटा गलत है। तो अगर हम एक डाटा को गलत बताएंगे तो दूसरे पे भी सवाल उठना लाजमी है। हाँ, लेकिन ये तो बात तय है कि अगर 35% माने तो इसका मतलब ये है कि हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है, लेकिन 6% को मानेंगे तो ये लगेगा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है ही नहीं। लेकिन आप गाँव में जाएंगे, इंटीरियर हरियाणा में जाएंगे, बेरोजगारी है। तो मेरा तो कहना यही है कि सरकार का जो ध्यान है वो FDI वगैरह पेज पे लाने पे रहे है। अच्छी जो उद्योग हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, मदर इंडस्ट्री, वो आए, ठीक है ना, केंद्र सरकार के साथ अच्छा तालमेल रख के यहाँ पे बड़े क्या नाम है, सर एक बार बस कंप्लीट हो जाए, ऑफिस वगैरह आए, जो भी है। तो एक हरियाणा की तो एक देखिए भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है, दिल्ली के बहुत नजदीक है,
यहाँ रोजगार के अवसर तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं और है भी। देखिए अगर हरियाणा के अगर देखें गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत वगैरह, तो यहाँ पे जो अप्रवासी। ठीक है नेहरा जी, फोकस होना चाहिए कुल मिलाकर के आपका ये कहना, और किसी एक डाटा पे भरोसा हम नहीं कर सकते। वीरेंद्र चौहान जी। हाँ जी बिल्कुल। आयुष भाई, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। जब बीच में कोई भी बोलता है तो फिर बात नहीं जाती, कट जाती है और संवाद ठीक से नहीं होता। हम आज मुख्यमंत्री जी ने सीएमआई के आंकड़ों को चुनौती देते हुए जो वैकल्पिक आंकड़े दिए हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। सीएमआई के आंकड़ों के बारे में उनकी प्रामाणिकता को लेकर अगर समझ विकसित करनी हो तो उसका एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। सीएमआई के जो चेयरमैन हैं महेश व्यास, बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बार उन्होंने लिखा कि दिल्ली से इस बार इतनी संख्या में लोग हरिद्वार में कावड़ लेने जाने वाले हैं या गए हैं, और कावड़ लेने जो लोग गए हैं उनके आंकड़ों को देख करके आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी कितनी है। एक बार लिखा कि कुंभ में इतने करोड़ लोग डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, यह भारत में बेरोजगारी का चित्र खींचता है। आयुष भाई, कुंभ के मेले में धनी से धनी लेकर व्यक्ति, संपन्न से संपन्न व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम साधन होते हैं, सबके सब भारत में बराबर श्रद्धा के साथ डुबकी लगाने जाते हैं। जब कावड़ का मौसम होता है, हमारे रामविलास शर्मा जी जब मंत्री थे, मंत्री होते हुए भी कावड़ लेने जाने की उनकी इच्छा रहती थी, पहुंचते हैं। तो जो भारत को समझे बिना भारत के बारे में इस तरह की वाहियात कुतर्क पर आधारित बातें लिखते रहे हों पत्र पत्रिकाओं में, उन महेश व्यास की कंपनी द्वारा दिया गया आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि ऐसे का ऐसा ही हो। दूसरा, महेश व्यास हो या अजय शाह जो इस सीएमआई के ओनर्स हैं, इनकी एक एनएससी घोटाले में संलिप्तता सार्वजनिक है और कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम के साथ निकटता प्रमाणित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र बनाने वाली समिति में इनका शामिल होना प्रमाणित है। कांग्रेस की हर आर्थिक नीति के बचाव में खड़े होना और झूठ बोलना प्रमाणित है। तो ऐसी कंपनी के आंकड़े का स्वाभाविक रूप से फर्जी होना साबित होता है। रही बात रोजगार के अवसर बढ़ने की, साहब निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर प्रदेश में बढ़े हैं, लेकिन इतने निश्चित तौर पर नहीं है कि सब निहाल हो गए हो, किसी को ऐसी स्थिति ना हो कि रोजगार मांगा और मिल ही गया, ऐसा कोई ना हो। हमने कभी दावा नहीं। लेकिन वीरेंद्र जी, इसीलिए तो 6.1% वाला जो डाटा रखा गया उस पर सवाल उठाए। मैं एक बार 6.1% कैसे मान लें जी? 6.1% जो आप लोगों ने डाटा रखा, जो आज मुख्यमंत्री ने रखा, ये कैसे मान लें? मैं ये कह रहा हूं, एक प्राइवेट लिमिटेड करप्ट कंपनी, उसके आंकड़ों पर भी विश्वास नहीं किया कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। परंतु जब हरियाणा के मुख्यमंत्री वे ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ सार्वजनिक रूप से आकर के कोई दावा करते हैं, तो किसी भी फेक कंपनी से बेहतर विश्वसनीय आंकड़े उनके होने ही होते हैं। और हम फिर कहते हैं, हमारे आंकड़ों पर जिनको विश्वास नहीं है वो उन्हें गलत साबित करें। हम सीएमआई के आंकड़ों, उनके चरित्र को, उनके कारोबार को सार्वजनिक रूप से उजागर कर रहे हैं। एक रजत पंजेटा जी ने 2-3 सवाल उठाए, किस तरह से फर्जी नैरेटिव बनते हैं और फिर वो बढ़ते हैं। अभी रजत जी मुस्कुराएंगे। रजत जी ने कहा कि कृषि की कमर टूट गई हरियाणा में या देश में। साहब, कोरोना के संकट में अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई हो, रीढ़ टूट गई हो, दोनों टांगे टूट गई हो, बाजुएं भी विक्षिप्त हो गई हो, क्षत विक्षत हो गई हो, लेकिन भारत में कृषि और किसान की कमर नहीं टूटी। रजत जी, इस बात का प्रमाण यह है कि जब घनघोर संकट था
कोरोना का, जब रजत जी भी घर में सिमटे बैठे थे और मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी घर से निकलने की, उस दौर में भी इस देश के प्रदेश के किसान ने खेत में जाकर काम किया, मेहनत की, सरकार ने उसको फैसिलिटेट किया। और उस दौर में भी आयुष भाई धान, गेहूं, सरसों, सभी फसलों का उत्पादन बढ़ा। अब फसल का उत्पादन बढ़ रहा है, किसान के खाते में उसकी उत्पाद के पैसे जा रहे हैं, उसको बढ़े हुए दाम मिल रहे हैं, उसे किसान सम्मान निधि मिल रही है। लेकिन मुस्कुराते हुए हमारे स्मार्ट हैंडसम रजत पंजेटा जी कहते हैं कमर टूट गई। अब किस पर भरोसा करें, इस पर एक सवाल अंतिम, फिर आप रजत जी से प्रतिक्रिया ले लीजिएगा। किस पर भरोसा करें? रजत जी पर करें, जिनकी पार्टी के मुखिया रोजगार में गड़बड़ घोटाले के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय से सजा काटकर आए हैं। उस कांग्रेस पर भरोसा करें जिसने नौकरियों की मंडी हरियाणा में चला दी थी। विश्वास किस पर करें? कम से कम इन पर नहीं किया जा सकता। हां, मेरा दावा है आप विश्वास कर सकते हैं मनोहर जी पर, जिन्होंने अपने पहले और दूसरे, अब जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है, इस दौरान 84,000 से अधिक सरकारी। अब पंजेटा जी को क्यों विश्वास नहीं, मैं पूछ लेता हूं। पंजेटा जी हैं हमारे, पंजेटा जी जवाब दें। एक वाक्य पूरा होने दीजिए बीच में, आप मेरे वाक्य जब खत्म हो तब कर लेने। चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी कंप्लीट करें। जस्ट हम विश्वास कर सकते हैं मनोहर जी पे और उनकी सरकार पे, क्योंकि उसने रजत जी की 6 साल की सरकार से ज्यादा, कांग्रेस की 10 साल की सरकार से ज्यादा 84,000 सरकारी नौकरियां बिना खर्ची, बिना पर्ची, पारदर्शिता से दी। जिन्होंने इस व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की, उनको पकड़ा, जेलों में ठूसा। अभी भी हम उनके पीछे लट लेके पड़े हुए हैं, और लट लेके ऐसे पड़े हुए हैं कि उन गिरोहों का पीछा करते हुए अगर कांग्रेसियों के घरों तक भी बात पहुंचेगी तो घर से निकाल करके जेलों में ठूसने वाले हैं। ठीक है, विश्वास कीजिए, हरियाणा के युवकों को, युवतियों को हम पर भरोसा है। ठीक है, पंजेटा जी। देखिए, जब इन्होंने कह ही दिया हमारे मुखिया के बारे में, तो 1 रुपए का भी पैसे का लेन देन कहीं साबित ना, तो कांग्रेस जिनके षड्यंत्र द्वारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भेजा गया था, 1 रुपए का कोई देने वाला या लेने वाला आज तक तो साबित कर नहीं पाए। और अगर वो भर्ती में इतनी कमियां थी तो वो तो हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गई, चैलेंज हुई, वो रद्द हो जानी चाहिए थी। जो लगे उनकी तो आगे प्रमोशन रद्द हो जाती अगर गलत होती, उनकी तो आगे इंक्रीमेंट भी लगी पे में, तो इतना ही गलत था तो उस माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती। और आज तक क्या एक भी आदमी नहीं सामने आ पाया जिसने पैसे देके भर्ती ली हो। अब बात आ रही थी मनोहर लाल खट्टर जी से, हमें उदाहरण दे रहे थे कि वो वैसे उनको फॉलो करना चाहिए है। वो तो कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है। अरे सरकारी संस्थान जो सबसे प्रतिष्ठित है हमारा HPSC, वहां पे करोड़ों रुपया पहुंच जाता है ऑफिस के अंदर, ये बिना खर्ची या बिना पर्ची की सरकार है। इन पे हम विश्वास करें, ये बात कर रहे थे। और वो भी वो कहते हैं कि उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, वो तो सीधा जो है नागर आलोक वर्मा का नाम ले रहे हैं जो HPSC का चेयरमैन है, कि उनके लिए पैसे आए थे। और वो सारी चैट जो है वो विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा आपके सामने लिया क्या? मैं आ रहा हूँ। जब ये बात हुई, जब मैंने कहा कि कोरोना काल से पहले 3.2% हमारी GDP गिर गई थी, मैं ही था इस डिबेट में कोट करने वाला कि कृषि क्षेत्र ही ऐसा था जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला। लेकिन डीजल के बढ़ते दाम, कर्ज और काला बाजारी, कभी खाद की कभी बीज की, मैं नहीं कह रहा, ये आज रोज की खबरें हैं। आपकी NSSO की रिपोर्ट कहती है कि किसान की एक दिन की आय 27 रुपया प्रतिदिन, और मजदूरी जो लेता है अगर कोई, आप जाओगे 5,000 रुपए कब थी आपके राज्य। चलिए पंजेटा जी और वीरेंद्र जी, आप किसी बात के बीच में मुझे चर्चा ही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, एक रिपोर्ट है जिसको लेकर के सवाल है, लेकिन अब देखना यह है कि इस पर आगे एक्शन सरकार की तरफ से क्या लिया जाता है, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।